चलो हाँ, टॉपिक का टाइटल क्या था? एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, सबसे पहले आप में से कौन बताएगा कि एसिडिटी का मतलब क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर कैसे आता है? जब कोई कंपाउंड H+ रिलीज करने के लिए रेडी होता है तब आता है एसिडिक कैरेक्टर। तो देखो नाम में ही लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको एक नॉर्मल एसिड भी लो, सपोज NaCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि इतनी ज्यादा इसकी टेंडेंसी है टू लूज H+ आयंस, तो जो जितनी आसानी से H+ आयंस दे देता है उसको बोलते हैं कि इट इज हैविंग दैट मच एसिडिक कैरेक्टर, उसको बोलते हैं कि इट इज हैविंग दैट मच एसिडिक कैरेक्टर। तो अभी बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये भी अच्छा खासा H+ रिलीज कर सकता है, CH3COOH रैंडमली लिया है, आप RCOOH भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर से जब ये H+ रिलीज करेगा तो भी एक आयन बनेगा, उस आयन का भी एक नाम है, जैसे इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो इसका भी एक नाम होता है यहाँ पे CH3COO प्लस H+, ठीक है। तो इसने H+ आयंस रिलीज किए तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। तो सारी कहानी शुरू करवाता है ये कार्बोक्सिलेट आयन। कोई भी एसिड है तो उसको एसिड तभी बोलते हैं व्हेन इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज H+ इलेक्ट्रॉन्स। H+ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, H+ आयंस, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा जो कार्बोक्सिलेट आयन बना उसी के ऊपर से पूरी एसिडिक स्ट्रेंथ की पिक्चर स्टार्ट हुई। अब इस स्ट्रेंथ के अंदर हम ऐसा बोले कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिड तो है, बट व्हाट इफ वी वांट टू डिस्कस इट इन अ कंपैरेटिव वे। कार्बोक्सिलिक एसिड को उसकी एसिडिटी के टर्म्स में हमें डिस्कस करना है, लेकिन बाय कंपैरिजन के साथ, किसी के साथ कंपैरिजन करके डिस्कस करना है। तो आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर किया गया है। काम करते हैं इसको थोड़ा उस तरफ लिखते हैं। द रीजन बीइंग इज एक डिफरेंस बिटवीन जैसे भी लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन जैसे थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेते हैं और उसी के साथ साथ साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन किया गया है फिनॉल के साथ। किसके साथ कंपेयर किया गया बच्चों? फिनॉल के साथ। क्या रोई देगी? क्या रोई देगी? क्या कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपैरिजन किया गया है फिनॉल के साथ। अब जब ये बनाएगा एक आयन तो उस आयन का नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। तो वैसे ही जब ये बनाएगा आयन तो भी उसका कुछ नाम होगा। क्या नाम होगा? फिनोक्साइड आयन। क्या नाम आएगा? फिनोक्साइड आयन। तो यहाँ पे एक खाली जस्ट रिमेंबरिंग के लिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन, और ये बनाता है फिनोक्साइड आयन। क्या बनाता है? फिनोक्साइड आयन। अब बात आई है कंपैरिजन कि कंपेयर करके बताओ कि दोनों में से कौन अच्छा एसिड है। एसिड है, हाँ, जिसकी एसिडिटी कम है या ज्यादा है। किसकी एसिडिटी इसमें से कम है या किसकी एसिडिटी ज्यादा है? क्योंकि एसिड है तभी H+ रिलीज कर रहा है, पर ये भी कुछ अमाउंट में H+ रिलीज करता होगा, ये भी। अब हमको चाहिए कंपैरेटिव स्टडी। क्या चाहिए? कंपैरेटिव स्टडी। तो अब सारी चीजें पता चली उनके स्ट्रक्चर्स से। कहां से पता चला? तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है? दोनों के केस में, इसलिए मैं बीच में लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में सर क्या फर्क है? जब इसके आयन का स्ट्रक्चर बनाया गया, कार्बोक्सिलिक आयन का, तो दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स मिले। क्या मिले? हाँ, वो फटाफट छोटे से हैं, हम बना सकते हैं, जैसे कि R है, C है, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये देख लो, मेरे R के बाद C के साथ 2 O है, ठीक है। तो कहीं एक जगह पे होगा डबल बॉन्ड के साथ और एक जगह पे होगा माइनस के साथ। तो कई बार ये माइनस वाला बोलेगा मुझे ये इसको देना है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना पड़ेगा, डिलोकलाइज का इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। अब अगर दूसरा पॉसिबिलिटी भी अगर इसका देखो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, मतलब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए आता है। थोड़ा इधर आ जाए, नहीं दिख रहा तो इतना स्ट्रगल कर रहा है। अब ये R C, इसके ऊपर एक सिंगल बॉन्ड वाला यहाँ पे माइनस के साथ रखता हूँ और नीचे रखता हूँ एक डबल बॉन्ड वाला, ऐसा भी चलेगा, बात तो एक ही है। उसको बोलते हैं 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? 2 इक्विवेलेंट। अब इसके तो 5 है, ठीक है, और लंबे चौड़े हैं, वो हमने देखे हैं कई बार, अभी हम कोई रिवीजन ही कर रहे हैं। बस अब इसमें पिक्चर क्या सीखनी है? ऑलमोस्ट सारी पिक्चर इसी के टर्म्स में सीखनी है कि हमारा टॉपिक में कार्बोक्सिलिक एसिड ही अपना यूज है, ठीक है। अब इन दोनों के पीछे एक होता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड। पता है ना इनके 3 नाम है। क्या क्या नाम है इनके? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं दूसरा?
भूल गए? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या बोलते थे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। और तीसरा क्या बोलते थे? मेरे को याद है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते थे? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये तीनों स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, उनके बदले एक फाइनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड। क्या बनाते हैं? जिनको याद नहीं है, जस्ट रिमेम्बरिंग के लिए, रिजेम्बलेंस के लिए बता रहा हूं। बेंजीन को आप ऐसे बनाते थे और उसके बाजू में ऐसा दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसा दिखा, जहां रखा है वहां नहीं बनाएंगे, जहां नहीं रखा है वहां बनाएंगे। फिर इन दोनों के बदले एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड हम बनाते थे, जिसके अंदर वो फेमस वाला गोला बना देते थे। पता है कि नहीं? अभी जो गोला भी बना है वो भी डायरेक्टली नहीं बना था, वो भी पहले ऐसे बना था। ऐसे करके, तो ऐसा ही एक सिमिलर रेजोनेटिंग हाइब्रिड इनका भी बनता है और वो ऐसे दिखाया जाता है। आर सी, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड, और उनके बीच में इस तरीके से किया जाता है, थोड़ा सा कर्व मैनर में, और उधर एक माइनस की साइन बीचों बीच रख दी जाती है कि ना ये माइनस की साइन ऊपर वाले पे है, ना ये माइनस की साइन इस पे है। अब ये एक अच्छा खासा स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा है? स्टेबल। सर ये आप ऐसे कैसे वर्डिंग्स दे देते हो कि स्टेबल स्ट्रक्चर? कोई रीजन तो होगा, कोई चीजें तो होगी जो कंट्रीब्यूशन करती होगी इसके स्टेबल रहने पे। अच्छा ठीक है ना यार, उससे ऊपर आ जाए तो थोड़ा कुछ समझ पाए, ठीक है ना? कि नहीं 2 मिनट के लिए आ जाए, फिर वापस पॉज करके वापस बोले लेंगे, ठीक है? फिर हम हमारा फॉरल वापस चालू कर देंगे। अभी पहले ये कर देते, ठीक है? कंप्लीट। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में कार्बोक्सिलेट आयन बनते हैं, फिनॉल के केस में फिनॉक्साइड आयन बनते हैं। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, इसके अप्रॉक्स 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसके तीसरी पॉइंट, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ज्यादा स्टेबल माना गया है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कंपैरेटिवली अनस्टेबल माना गया है। ऐसा नहीं है कि ये सारे अनस्टेबल, कंपैरेटिवली बोलते हैं उसको, कंपैरेटिवली अनस्टेबल माना गया है। अब सर उसका रीजन चाहिए मुझे, ऐसे आप बोल दो और हमने लिख दिया और मान लिया, आओ ना चले सर, कुछ एक प्रॉपर रीजन चाहिए उसका। हाँ, तो किसी को रीजन पता है? एनी गेसेस? एनी गेसेस? तो ये तो इसका आंसर आएगा कि कंपैरेटिवली कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू फिनॉल। वैसे तो वो एसिड है, देता ही है एसिडिटी है ही, पर एसिडिटी को ही किसी के टर्म्स में कंपेयर किया तो कंपैरिजन के लिए एक बंदा लेके आया है, रिलेटिव कंपैरिजन बोलते हैं जिसको, तो लेके आया हम किसको? फिनॉल को, और अब कंपैरिजन उसके साथ चालू कर दिए। अब कंपैरिजन करते टाइम पे हमने ऐसा बोला कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है और इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल। एनी रीजन? अच्छा मैं तुम्हें एक हिंट भी देता हूं, गो ऑन देयर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, फोकस ऑन देयर डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यू विल फाइंड समथिंग। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को फोकस करके कुछ आइडिया? एनी आइडिया? नहीं कोई आइडिया? इसके केस में ऐसा होता है कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे ही जाते हैं। कहां जाते हैं? यहां पे डीलोकलाइज्ड, मैं लिखता भी जाता हूं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हर बार कहां जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे। सर वो तो उसमें भी उसी पे नहीं जाते हैं? नहीं, उसमें कई बार ऐसा होता है स्ट्रक्चर में से गोल घूमते घूमते यही डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम में भी आ जाते हैं। तो दिस इज द रीजन व्हाई ये कंपैरेटिवली कैसा हो जाता है? अनस्टेबल, और ये ज्यादा कैसा रहता है? स्टेबल। इतना क्लियर? तो कंपैरिजन के थ्रू क्या पता चला? विच इज मोर एसिडिक कंपेयर टू। अब आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप्स ऑन इट। आपके में परफेक्टली टर्म करके दिया हुआ, क्या लिख के दिया? टर्म, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए टाइटल में क्या लिख के दिया है? कंट्रीब्यूशन ऑफ, कुछ ऐसा लिख के दिया होगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। ओके, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स। देखो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट ग्रुप्स
ऑन एसिडिटी। इसके लिए मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, एक वन लाइन ट्रिक। भले आपके टेक्स्ट का पूरा पेज दिया हुआ है लेफ्ट साइड वाला और नीचे एक ड्राइंग बना के दी है, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। किसी भी चीज को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए होता है कि भाई मेरे ऊपर जो अनस्टेबल चीजें हैं उसको कोई ले जाए, बस तो मैं स्टेबल हो जाऊं। जैसे ये क्लास है, अब इस क्लास में सारे बच्चे शांति से बैठे हैं, अब उसमें से वो दो नोटोरियस बच्चे हो जो मस्ती कर रहे हैं, भले कर रहे हो ना कर रहे हो, अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कि दो बच्चे हैं मस्ती ये कर रहे हैं, वो अनस्टेबल है। जस्ट इमेजिन कि सब लोग दोनों को बाहर निकाल दिया, तो बाकी सब स्टेबल हो गए कि नहीं? वरना वो कमेंट करे तब हम सब हंसे, तो उन दो की वजह से पूरा क्लास अनस्टेबल है। तो ये एक लाइन को अगर दिमाग में बिठा सकते हो, और जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाया आपको, ये वाले, इसको देख सकते हो, तो तुमको सारा पूरा उस पेज का सार मिल जाएगा इन वन सिंगल लाइन। कि अब मेरे पास जो ये एक्स्ट्रा वाली माइनस चार्ज दिख रही है आपको, ये दिख रही है, ये है वो दो बच्चे। तो अब हमारा गोल क्या है? कोई ये ले जाए तो मैं क्या हो जाऊं? तो अगर मैं स्टेबल हो गया तो ऐसा आयन तो ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरे को स्टेबिलिटी मिलती हो, वैसा आयन तो मैं ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर वैसा आयन ज्यादा मिलेगा तो साथ ही साथ H+ भी ज्यादा मिलेगा। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? जब भी कोई एसिड नेगेटिव पार्ट रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं उसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलते हैं? तो अभी हम इस कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहे हैं, इस कॉन्जुगेट बेस की। इस कॉन्जुगेट बेस को कौन सा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप स्टेबलाइज कर देगा उसकी बात हो रही है। तो लिखेंगे ऐसे, अब समझ में आए शब्दों का सिलेक्शन कैसे होगा, वर्ड्स क्या लिखेंगे, लिखने में क्या लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के अंदर क्या लिखेंगे कि देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। अभी समझाऊंगा, यू गाइस नो दैट वेरी वेल, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक बार के लिए डाउट सेशन या क्विक रिवीजन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर देयर एंड इलेक्ट्रॉन withdrawing groups are there, and then there is a series and order also which is given on the right side top of your textbook कि भाई किस ऑर्डर में ये लोग इलेक्ट्रॉन की पुलिंग या रिलीजिंग स्ट्रेंथ रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मेन कहानी का साथ दो टाइप के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इन दोनों के बेस पे पता चलेगा इफ यू हैव केप्ट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल विड्रॉ दिस माइनस साइन, अरे भाई आके ना, ठीक है। अब ये माइनस साइन को ले लेगा तो मैं स्टेबलाइज हो गया। तो जब ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बन रहा है तो साइड बाय साइड H+ आयन ज्यादा बनेंगे, तो मेरी एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लेकिन अगर उसी टाइम जब मैं खुद इन दो बच्चों से परेशान हूं और दो बच्चे भी किसी ने ऐड कर दिए जो उनके जितने नोटोरियस हैं, तो ये क्लास और स्टेबल होगा कि और अनस्टेबल हो जाएगा? और अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में अगर तुमने पीछे से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पिक्चर में डाले, क्या डाले? हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देन यू विल फाइंड दैट योर कंपाउंड गेट्स अनस्टेबल। और अनस्टेबल आयंस जल्दी बनते नहीं है। तो जब ये आयन जल्दी नहीं बनेगा तो ये आयन भी जल्दी नहीं बनेगा। जब ये आयन जल्दी नहीं बनेगा तो तुम्हारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्लियर। तो देखो लास्ट पे, मतलब पेज के लेफ्ट साइड के पेज पे लास्ट में आपको एक प्यारा बड़ा सा डायग्राम बना के दिया है, ये CO के बीच में देखो ऐसा बना के दिया होगा, ये C है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, और इनके बीच में डॉटेड थिंग है, और यहाँ पे अपनी होती है प्यारी सी माइनस की साइन। अब अगर इसको येलो बना देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट है कि ये माइनस की साइन, इस माइनस की साइन को अगर लेने वाला कोई ग्रुप लगा दिया आपने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG स्टैंड्स फॉर दैट। अगर मैं इस तरीके से एरो की तरफ मार दूं तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ये ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दी कार्बोक्सिलेट आयन in this case becomes more stable and जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतना उसका प्रोडक्शन हाई, और प्रोडक्शन हाई इस कार्बोक्सिलेट आयन का, तो अल्टीमेटली साथ में किसका प्रोडक्शन हाई? H+ का। अब H+ का प्रोडक्शन हाई तो अल्टीमेटली एसिडिटी भी कैसी हो जाएगी? हाई। अब ये EWG के बदले अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बदले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG लगा दूं तो ये सारी चीजें वाइसा वर्सा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाइसा वर्सा, ठीक है। तो खाली छोटा सा लगा के रख देते हैं।
कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो अंदर की तरफ बढ़ा देगा, जहां मेरा कार्बन ऑलरेडी अपने इस रेजोनेटिंग वाले माइनस को लेकर रेजोनेंस बना रहा था, अब उसके पास कुछ और भी माइनस के चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसिडिटी की स्ट्रेंथ हो जाएगी, या तो फिर पहले एसिडिटी के बदले लिखने से पहले ऐसे लिख देता हूँ कि ये पूरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ हो जाएगा वाइस वर्सा, और उसकी वजह से इसकी जो एसिडिटी है जस्ट लाइक दिस वो हो जाएगी फॉल। क्या हो जाएगी? फॉल। अब इन दोनों के लिए बहुत सारे ग्रुप हैं, अब आप जो छोटे बच्चे नहीं है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th में 12th में सब पढ़ के आप यू नो मेनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, you know many of the electron withdrawing groups like nitro groups, electron donating groups यानी कि releasing groups यानी कि alkyl chains, any of them। इसकी चेन तो बड़ी खासी बड़ी दी हुई है टेक्स्ट बुक के अंदर जो जनरली पूछते नहीं है, लेकिन इसकी छोटी मोटी वाली जो सीरीज है वो कई बार क्वेश्चंस डालने के काम आ जाती है, कई बार क्वेश्चन डालने के काम आ जाती है। तेरे फादर का फोन है, डोंट नो व्हाई, 2 मिनट कट करता हूँ, समझ जाएंगे। चलो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लिए भी एक छोटी सी सीरीज दी हुई है, मैंने उसके लिए आपको उस टाइम पे एक मेमोरी ट्रिक भी बताई थी, याद हो तो? याद है वो पीएच वाली सीरीज जो है, याद है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इस तरीके से सीरीज होगी। एंड सो ऑन, और भी उसको याद करने के लिए कुछ फनी ट्रिक बताई थी उस टाइम पे, आई इवन डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली। क्या था उसके बाद? एफ था ना, एफ फिर NO2 फिर एफ NO2 CN और NH3, एफ CN NO2 CF3, ऐसा था। तो इसके लिए मेमोरी ट्रिक कुछ ऐसी थी, फोन आई नॉट आया, फोन आई, ब्रो कॉल्ड, फ्रेंड सुनो। अब उसमें ये दोनों आ गए कैसे? फ्रेंड सुन से याद आएगा आपको साइनो, और नो से याद आएगा आपको NO2, एंड ये याद रखना है खाली CF3, ठीक है? फोन बोलो, फोन आई, ब्रो कॉल्ड, फ्रेंड सुनो, CF3। बात कर रहे फोन आई, ब्रो कॉल, फ्रेंड सुन नो। सुनो से आपको याद आएगा सायनो, और नो से आपको याद आएगा नाइट्रो, ठीक है? फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, एंड डन। बाकी दूसरी चीज भी दी हुई है आपको। अब इसी के बेस पे इफ यू टॉक अबाउट chemical reactions, किसके? तो के कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन से जो है वो 2 कैटेगरी के होते हैं। कितनी कैटेगरी के होते हैं? 2 कैटेगरी के होते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन 2 कैटेगरी के कैसे होते हैं? जहां पे एक बार कौन सी बॉन्ड टूटती है? OH बॉन्ड, वेरी गुड, RCOOH, जिसमें से ये OH वाली बॉन्ड ब्रेक होती है, और दूसरा एक रिएक्शन आएगा जिसमें ये पूरा का पूरा ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है, पूरा का पूरा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो R के साथ ये वाली बॉन्ड हटा के ये COOH जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है? ये 2 टाइप के रिएक्शन है। अब लाइन बाय लाइन देखते हैं। क्या है पहला रिएक्शन? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है? अब देखो, जब ये कैटेगरी 1 की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पहला लिया है इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। सबसे इजी चीज है ये फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। डज एनीबॉडी नोस व्हाट इज एनहाइड्राइड? बहुत बार सिखाया है तुमको, वो सिंबल याद है ना अपना एनहाइड्राइड के लिए? वो M टाइप का कैसे बनता है? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेके, क्या लेके? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेके, टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेक 2 molecules of carboxylic acid, take 2 molecules of carboxylic acid। तो मान लो कि हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल से इथेनॉइक एसिड, जिसके अंदर कार्बन के काउंट होते हैं 2। कितने होते हैं? 2।
कितने होते हैं 2, तो आप यहाँ पे एक लिख लो CH3COOH प्लस CH3COOH, इससे आपको मिलेगा एनहाइड्राइड। क्या मिलेगा? कैसे मिलता है एनहाइड्राइड? सर एनहाइड्राइड मिलता है डिहाइड्रेशन से। कैसे मिलता है? डिहाइड्रेशन से। कौन कराएगा डिहाइड्रेशन? तुम, मैं, कौन? डिहाइड्रेशन कौन कराएगा? कौन कराता है डिहाइड्रेशन? कितनी बातों सिखाया, हाँ बोल बोल। डिहाइड्रेशन H प्लस कराता है। मैंने तुम्हें बताया एसिड अपनी बॉडी पे गिरता है तो क्या होता है? बर्न हो जाता है। बर्न हो जाता है उसका मतलब क्या होता है कि हमारे सेल का सारा पानी किसी ने खींच लिया है, उसी को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। वही एसिड के इफेक्ट्स होते हैं। कौन करा सकता है? एसिड। सर एसिड तो एक खुद है और कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ वही, पर हम लिखेंगे H प्लस थोड़ी ना। हाँ हम थियरी की बात कर रहे हैं। हम थियरी में क्या प्रूव करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ सम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लाइक HCl, HNO3, H2SO4, उनकी प्रेजेंस में क्या होगा? डिहाइड्रेशन। एग्जांपल देके सिखाया था। हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर से सब में से पूरा पानी खींच लिया जाता है, वो ड्राई हो जाती है, तभी वो जल जाती है एंड वी गेट बर्न। ठीक है, अब इसी को अगर स्ट्रक्चर वाइज ड्रॉ करो एंड मेक श्योर दूसरी बार उसको उल्टा बनाओ, दूसरी बार उसको उल्टा बनाओ, जस्ट टू रिमेंबर इट फाइनली। तो आप ऐसा कर सकते हो, C के साथ 3H आपने यहाँ पे जोड़ दी CH3 बनाने के लिए, फिर यहाँ पे COOH बनाने के लिए आप ऐसा कर लो। ठीक है, प्लस इसको उल्टा बना रहा हूं मैं, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। इज इट फाइन टू एवरीबॉडी? अब अगर इसके अंदर डिहाइड्रेशन करना है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से आप लिख दोगे -H2O, या तो आप यहाँ पे बाद में प्रोडक्ट की साइड पे प्लस H2O करके भी लिख सकते हो। निकला यहीं से, रिएक्टेंट की साइड से तो बनेगा तो प्रोडक्ट की साइड पे। ये समझने के लिए, अब समझने के लिए यहाँ देखो C की एक बॉन्ड खाली रह गई, साइमल्टेनियसली O की H के साथ जो बॉन्ड थी वो भी खाली रह गई। तो क्या ये मेरी इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि O और H की बॉन्ड टूटनी चाहिए? हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं। ये O और H के बीच में भी दिखाते नहीं है, लेकिन बॉन्ड तो होती है ना। तो क्या ये वो बॉन्ड की क्लीवेज हुई? आई बात समझ में? ठीक है, तो ये वाली बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। तो जो प्रोडक्ट आपका अब बनेगा H है, H है, H है, C डबल बॉन्ड O है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस टॉपिक के ऐसे किया था, ऐसे। उसका मतलब ही ये है कि ये एक मॉलिक्यूल है और वो इस कॉमन O को शेयर करते थे। उसको कई बार हम ऐसा दिखाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसको हर बार ऐसे सीधा ही, मतलब ऐसे नीचे झुका के ही दिखाओ। यू कैन कीप इट स्ट्रेट ऑल्सो, अदरवाइज वी शो इट जनरली लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? डन। इसी तरीके से इफ यू टॉक अबाउट सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन द सेम टाइप, तो क्या आता है मेटल सेकंड ऑर्डर में? एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है एस्टेरिफिकेशन? लिखने के लिए क्या लिखोगे? सर हमने टेंथ स्टैंडर्ड में कहीं पढ़ा था एस्टेरिफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ सम स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। प्रोडक्शन ऑफ सम स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जो कहाँ यूज होता है? किचन्स में, लाइक केक्स वगैरह के लिए, एसेंस बनाने के लिए, वेनिला केक, स्ट्रॉबेरी केक तो सच में थोड़ी डालते हैं, वरना इतना टाइम प्रिजर्व ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसके अंदर भी एसेंस के तरीके से परफ्यूम्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट्स में, शैम्पूज में, जहां पे भी आपको स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस मिलते हैं, इनका कुछ ना कुछ रोल होता है उसके अंदर। अच्छा, फॉर्मूला कैसा होता है इनका? RCOOR'। सेम भी रख सकते हैं आप, बट जनरली वी शो इट RCOOR'। दूसरा अल्काइल। ठीक है, अब क्या लगता है इसको कैसे बना सकते हैं? सिंपल ही है सर, एक इसके अंदर से ले लो, एक अभी भी यही ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज में आ रहा है तो उसको तो एलिमिनेट नहीं कर सकते। उसके साथ दूसरा क्या लेना पड़ेगा? अल्कोहल। क्या लेंगे हम? तो एक हम उठा लेंगे CH3COOH। साइमल्टेनियसली आप एक अल्कोहल ले सकते हो, अब जैसा भी लिखो, C2H5OH लिखो कि CH3CH2OH लिखो, इट इज वन एंड द सेम। जिसको जैसा अच्छा लगे, CH3CH2OH लिख लो, और यू राइट C2H5OH, चॉइस इज योर्स। तो दोनों सेम ही है, बोथ आर सेम। अब इसके केस में भी क्या होगा? एनी आइडिया क्या होगा? सेम, हाँ मतलब सेम डिहाइड्रेशन। हाँ, तो इसके अंदर भी हम ऊपर क्या लिख सकते हैं? -H2। क्या लिख सकते हैं? -H2, या प्रोडक्ट साइड पे क्या लिख सकते हैं? +H2। ठीक है, हाँ यहाँ पे H+ लिख के यहाँ पे H2O भी लिख सकते हैं।
अब वापस स्ट्रक्चर के अंदर भी देखोगे तो सेम ही हो जाएगा, वी वोंट वेस्ट मच टाइम, सीधा ड्रॉ कर दूंगा, समझ लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन पूछना है इसमें और थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। देखो मुझे वाटर निकालना है, either of them can give H plus and either of them can give OH minus, is it true? No. Yes, then who will give what and how do we decide it? हाँ, क्यों? बिकॉज सर हम वही पढ़ रहे हैं कि एसिड्स गिव H plus, एसिड्स गिव H plus, तो यहाँ पे एसिड से ही हम H plus लेंगे और अल्कोहल से ही क्या लेंगे? OH, and then whatever you get is your final product is ester. ये जो अब आपको दिखेगा और ये हो गया आपका। अब मैंने यहाँ पे माइनस H2O लिखा है, इसलिए यहाँ पे प्लस H2O नहीं लिख रहा था और अभी लिख के दिखा रहा हूँ कि ईदर ऑफ द वन यू कैन राइट, ठीक है? दो जगह पे दो चीजें नहीं करना, व्हाटएवर गोज इन योर माइंड एट दैट टाइम इंक्लूडिंग एग्जाम वो लिख देना, ठीक? नाउ थर्ड कम्स इज जस्ट अ सेकंड। सी एक और चीज जो बीच में हमारी छूट गई है, वैसे छूट तो नहीं है तुम्हारे टेक्स्ट में, उसको कुछ खास तरीके से हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एसिडिटी तो मुझे जस्ट एक सेकंड के लिए याद आ गया कि उसको भी कवर करने जैसा था। अच्छा तुम ये बताओ, ये पूरी बात तो अल्काइल 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 के लिए नहीं हो गई? ये एसिडिक स्ट्रेंथ की जो बात हुई वो अल्काइल 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 के लिए हो गई। अब जब मैंने यहाँ पे फिनोल दिखाया, तुम्हें ये भी पता है कि फिनोल ठीक-ठाक कैसा है? एसिडिक, ठीक-ठाक एसिडिक है, लेकिन अराइल कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? अराइल कैटेगरी में। अच्छा तो मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि जब तुम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स की बात कर रहे थे, तो अगर ऐसा कोई अराइल कंपाउंड हो जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूटेड में ग्रुप सेम ही हो, ग्रुप सेम हो, जैसे कि हमारा कोई भी कंपाउंड मान लो चलो फिनोल हो, फिनोल हो, अब इसको कुछ सब्स्टिट्यूट पे यहाँ पे भी लगा के देना है, ऑर्थो पोजीशन पे भी, कुछ इसको यहाँ पे भी लगा के देना है मुझे और सेम ही लगा के दूंगा मेटा में भी, और कुछ ऐसा है जो यहाँ पे भी लगा के देना है पैरा पे भी। तो क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इन तीनों की सेम होगी? कंपाउंड तो सेम ही है, कंपाउंड तो सेम ही है, मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। अराइल पे सब्स्टिट्यूटेड का एक ये भी रोल होता है पोजीशन पे, तो क्या इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होगी? मैं रीजन पूछूंगा, मुझे कैसे याद आया वो भी बताऊंगा। अभी मैं सडनली तुम्हें क्या पढ़ा रहा था? थैलेमाइड वाली बातें, रिंग वाली थैलेमाइड वाली बातें, मुझे सडनली कैसे याद आया वो भी बताऊंगा। हाँ बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा होगा एंड व्हाई? पैरा वाला लीस्ट होगा, ये लीस्ट एसिडिक होगा, तो ज्यादा बनाता मैं। स्टेबल वाली तो ये नहीं पूरी पिक्चर चलाई अभी, तो इतनी देर में क्या सुना? स्टेबल होता तो ज्यादा बनाता, ये सबसे ज्यादा स्टेबल। सर आज तक तो ऐसा ही सीखा है यार कि पैरा या अनस्टेबल। हाँ तो तब एसिडिटी की बात थोड़ी करते थे, तब तो बोलते थे कंपाउंड कौन सा स्टेबल है। अब बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है इन तीनों कंपाउंड्स में से? एनी आइडिया? 51% नहीं, अभी जो मैंने दिखाया वो देखो तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, कौन सा वाला? इंट्रा, इंटर नहीं, इंट्रा खुद के अंदर होता है इंट्रा। देखो जिसको नहीं समझ आ रहा उनके लिए बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना। हम पढ़ क्या रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, तो लगाऊंगा भी क्या इन जगहों पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। जस्ट इमेजिन अगर मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये O बॉन्ड H लिखो तो तुम्हारा कुछ जा रहा है? जा रहा है? क्या जा रहा है? मैंने बोला ये O बॉन्ड H लिखो तो तुम्हारा कुछ जा रहा है? बोलता है हाँ, क्या जा रहा है? इमीडिएटली मेरे मुंह से निकल गया, क्या जा रहा है? जो भी जा रहा हो मैं तो लिखूंगा, ठीक है? अब यहाँ पे आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O और एक बॉन्ड H, यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन चालू हो जाता है H और O के बीच में, और ये सेम ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये चीज सबसे जल्दी में क्या बना पा रही है? तो कि सर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक और साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी स्टेबल, वेरी वेरी, तो मुझे ऐसा ज्यादा बनाना है।
तो ऐसा ज्यादा बनाना तो मैं फिर से H+ ज्यादा रिलीज करूंगा, तो मेरे ऑर्थो वाले सबसे ज्यादा। एज सून एज यू गो टू मेटा, वो अट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा बचा और ये साइकिल बनानी और थोड़ी हार्ड हो गई क्योंकि बहुत दूर हो गए, पैरा तक जाते थे तो बनेगी ही नहीं। इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ऐसा आएगा। क्लियर?